नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। आज कितनों पर मंगल भारी है, आप ये सोच रहे होंगे ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं। दरअसल कई राज्यों में कई ठिकानों पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। अकेले नेशनल हेराल्ड केस की अगर बात की जाए तो दिल्ली, कोलकाता और लखनऊ में ईडी ने आज रेड मारी। नेशनल हेराल्ड के दफ्तर समेत 12 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई। यह एक्शन राहुल गांधी और सोनिया गांधी से कई राउंड की पूछताछ के बाद किया जा रहा है। दिल्ली में ईडी ने नेशनल हेराल्ड हाउस की चौथी मंजिल पर रेड की तो विपक्ष इसे बदले की कार्रवाई बताने लगी। इन सब के अलावा आज दो और बड़ी छापेमारियां हुई। कोलकाता में पार्थ और अर्पिता के ठिकानों पर भी छापे मारे जा रहे हैं। आज अर्पिता की कई कोठियों पर ईडी की टीम पहुंची। इनमें एक एक का नाम खंगाला जा रहा है। एक जगह का नाम अपा है। अपा मतलब अर्पिता और पार्थ, और दो कोठियों के नाम तितली और लावण्य हैं। बहरहाल छापेमारी में अभी तक बहुत कुछ बरामदगी हो गई है और ईडी को और बरामदगी की पूरी आशंका है, इसलिए कार्रवाई जारी है। लेकिन बात हम सबसे पहले नेशनल हेराल्ड केस की करते हैं। नेशनल हेराल्ड केस में ताबड़तोड़ एक्शन से विपक्षी खेमा सख्ते में है, नाराज भी है, परेशान भी है। राहुल गांधी ने पहले ट्वीट किया। इस ट्वीट के जरिए उन्होंने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग की बात कही। राहुल गांधी ने लिखा, राजा संदेश देता है कि जो मेरे खिलाफ बोलेगा वो तकलीफें झेलेगा। इतना ही नहीं, इसके बाद राहुल गांधी ने एक फेसबुक पोस्ट भी किया। इसमें भी उन्होंने लिखा कि तानाशाह फरमान जारी करता है और जनता की आवाज दबाने की कोशिश होती है। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि वो और उनकी पार्टी इसके खिलाफ लड़ते आ रही हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी ने लिखा कि सरकार चाहती है कि आप सवाल ना करें, तानाशाह की तरह हर बात को स्वीकार करें। डरने, तानाशाही सहने की जरूरत नहीं, ना हम डरेंगे ना इन्हें डराने देंगे। ईडी की छापेमारी के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर में सत्याग्रह करने लगे। थोड़ी देर पहले दिल्ली में नेशनल हेराल्ड हाउस के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की। पुलिस की सख्ती के बावजूद कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क से हटने के लिए तैयार नहीं थे। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने उठाकर वहां से हटाया जहां ये प्रदर्शन हो रहा है। वहीं पर ईडी सुबह 10 बजे से रेड कर रही है। ये तो पूरी कहानी नेशनल हेराल्ड की है, दिल्ली की कहानी है, लेकिन ईडी की कार्रवाई तो मुंबई में भी चल रही है और कांग्रेस के साथ ही शिवसेना के नेता संजय राउत की बारी आई महाराष्ट्र में। संजय राउत पात्रा चौल मामले में बुरी तरह से फंस गए हैं। आज ईडी ने संजय राउत से जुड़े दो और ठिकानों पर छापेमारी की। इससे पहले ईडी ने रविवार को राज्यसभा सांसद के घर पर रेड की थी। फिलहाल राउत को कोर्ट ने 4 अगस्त तक की हिरासत में भेज दिया है। राउत की गिरफ्तारी के बाद मुंबई से लेकर दिल्ली तक बवाल मचा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सुबह 8 बजे बजने वाला भोंगा जेल चला गया है। तो जिस घोटाले में संजय राउत फंसे हैं उसे लेकर आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संबित पात्रा ने एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से कई आरोप लगाए। आप सुनिए क्या कहा संबित पात्रा ने। लड़ेंगे, क्या करेंगे? झूठ के खिलाफ लड़ेंगे, क्या करेंगे? झूठ के खिलाफ अरे तो भोंगा नीट करणार आहे। अरे एक भोंगा केला तिला आज। अरे आप देतो काय? अरे आता येणारच नाही तो 8 वाजताचा भोंगा बंद झालाय। 1040 करोड़, आप बताइए 1040 करोड़ अपने लिए, गरीबों के लिए कुछ नहीं, क्या इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? दूसरा विषय, प्रवीण राउत जो डायरेक्टर थे इस कंपनी में, उनके पास 100 करोड़ रुपए आए। ये जो 1040 करोड़ था ये बटा 100 करोड़ रुपए प्रवीण राउत जी के पास आए। इसमें से एक बड़ा रकम संजय राउत जी के अकाउंट में भी गया है, यह भी खुलासा मीडिया ने किया है। ये जो प्रवीण राउत है, जो संजय राउत के खासम खास हैं और जिन्होंने गबन किया, उनकी पत्नी माधुरी राउत, ये संजय राउत की धर्मपत्नी श्रीमती वर्षा राउत की खास मित्र है। और माधुरी राउत जी ने वर्षा राउत जी को अर्थात संजय राउत की पत्नी को 83 लाख रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए एक अनसिक्योर्ड लोन के रूप में। अब ये अनसिक्योर्ड लोन जो 83 लाख का मिला, उसमें से संजय राउत की परिवार ने दादर में एक फ्लैट खरीदा।
बाद में जब पूरे विषय में ईडी ने जांच शुरू कर दिया तो चुपके से, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सुई का नोक जो है हमारे ऊपर आने वाला है, तो 55 लाख वापस करने की कोशिश संजय राउत जी की धर्मपत्नी वर्षा राउत जी ने किया कि मैं वापस कर रही हूं, देखो भैया माधुरी जी को मेरा कुछ लेना देना है नहीं। मगर ईडी तब तक चौकन्नी हो चुकी थी, वो पूरा विषय जान चुकी थी। तो आज मुकाबला में बड़ा सवाल यह है कि ईडी की कार्रवाई पर इस वक्त पूरा विपक्ष बेचैन क्यों है। घमंड की भाषा आखिर बोल कौन रहा है? ये तो कानूनी कार्रवाई है और देश का कानून बड़ा है, या फिर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पात्रा या फिर राउत? ईडी के निशाने पर सिर्फ विपक्ष क्यों है? 50 लाख देकर 2000 करोड़ की संपत्ति लेना क्या करप्शन नहीं है? इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मुकाबला में जुड़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पक्ष रखने के लिए के शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है शर्मा जी आपका। राजनीतिक विश्लेषक वरुण सिंह जी हैं। अजय आलोक राजनीतिक विश्लेषक बतौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत आपका भी। चरण सिंह सापरा कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता, स्वयं प्रकाश पुरोहित टीएमसी की ओर से प्रवक्ता और शिवसेना की ओर से किशोर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। शर्मा जी, देखिए सबसे ज्यादा आरोप तो आप ही की पार्टी पर लग रहे हैं और इस वक्त विपक्ष की गोलबंदी इस बात को लेकर हो रही है कि जहां जहां आपको विपक्ष को कमजोर करना है वहां वहां ईडी का चाबुक चलाया जा रहा है, फिर चाहे वो दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो या फिर पश्चिम बंगाल। ऐसा है मीनाक्षी जी, आरोप लगाना और बिलाप करना, इसके सिवा विपक्ष के पास बचा क्या है? वो कर भी क्या सकते हैं? जब उनके घरों से, उनके नेताओं के घरों से बड़ी बड़ी जब नोटों के बंडल निकलेंगे और जब इनके पकड़े जाएंगे पैसे, तो यही तो होगा, आरोप लगाएंगे और विलाप करेंगे। लेकिन जांच एजेंसियां वो अपना काम कर रही हैं। दुर्भाग्य ये भी है कि इस पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि आगे यही सब, अभी बहुत सारे इस डिबेट में भी आरोप लगेंगे। तो मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी इस देश में। तब भी जितने घोटाले निकले, चाहे वो कॉमनवेल्थ का हो, चाहे वो कोयला घोटाला हो, चाहे वो 2G घोटाला हो, वो तब भी कांग्रेस पार्टी के ही निकल रहे थे। और चाहे हेराल्ड केस का मसला, और आज भी निकल रहे हैं तो वही कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दलों के ही निकल रहे। उस समय तो आप शासन में थे, आपके पास कुछ होता बीजेपी के अगेंस्ट तो आप छोड़ते थोड़ी ना, या कोई एजेंसियां नहीं छोड़ती। तो कुछ एजेंसियों को उस समय था नहीं, तो जो भी मिल रहा है उस समय भी एजेंसियों को इन्हीं कांग्रेसियों के घरों से पैसे मिल रहे थे, इन्हीं के मंत्रियों को इनको हटाना पड़ रहा था जगह जगह भ्रष्टाचार के मामले पर, क्योंकि वो इस तरह से आरोपित होते थे कि सब वहां दस्तावेज सबूत सामने आ जाते थे। और आज भी वही हो रहा है। तो इसमें ये तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुलना होगा आगे डिबेट में, मुझे पता है, इस पे कई दिन से हम डिबेट कर रहे हैं। और रही बात इसकी कि तानाशाही मानसिकता किसकी है, जो तानाशाही मानसिकता के लोग होते हैं उनकी शब्दावली, उनके भाव भी वही होते हैं। वो लिखते भी हैं तो उसी तानाशाही मानसिकता से लिखते हैं। मैं केवल तानाशाही मानसिकता का एक उदाहरण देता हूं आपको, और यहां बैठे हैं सापरा साहब, उसका जवाब भी दे देंगे। देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट एक डिसीजन करती है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरेआम उस पार्टी का युवराज उसको फाड़ के फेंक देता है। ये कौन सी मानसिकता थी मीनाक्षी जी? ये आज हमें तानाशाही मानसिकता की जो है परिभाषा समझा रहे हैं, हम पर आरोप लगा रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि कैसे तानाशाही मानसिकता होती है। किस ढंग से प्रधानमंत्री को उस 10 सालों के अंदर में एक नहीं कई बार नीचा दिखाया इस परिवार ने। आज इनको तकलीफ ये है कि आज इनकी जो काली कमाई, जिस नेशनल हेराल्ड में 5 रुपए इस गांधी परिवार का नहीं लगा, 5 रुपए गांधी परिवार का नहीं लगा, वो गांधी परिवार 5000 करोड़ का मालिक बन बैठा। मालिक तो है ना। और आज जो ममता बनर्जी और जो कह रही हैं और जो आरोप लगा रही हैं, 4 दिन तक इसी पार्थ का जो है वो बचाव करती रही, पार्थ चटर्जी का। और 4 दिन बाद जब ये गड्डियां निकलने लगी तो बोलती बंद हो गई। इसके बाद कुछ नहीं समझ आया तो क्या करें। और इसी ढंग से जो शिवसेना के हैं, अरे भाई बहुत ज्यादा शेर हैं। लेकिन विपक्ष का आरोप तो ये है ना कि ये सारे के सारे
घोटाले, घपले या जितनी भी कड़ियां हैं केवल विपक्षी नेताओं की ही क्यों? ये ईडी का चाबुक केवल विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों चल रहा है? मैं आगे इस पर आपसे जवाब लूंगी के शर्मा जी। मैं एक लाइन का जवाब सर देखिए, बाकी मेहमानों का बहुत बड़ा पैनल है। एक लाइन में खत्म कर देता हूं, इसके बाद बिल्कुल मैं कह रहा हूं, ये सारे नेशनल हेराल्ड का मामला किसने किया? ये तो सुब्रमण्यम स्वामी ने किया। 2G का मामला कौन लेकर आया? ये तो हम नहीं लाए, कोर्ट पे लाए। आपके पास भाजपा नेताओं के अगेंस्ट में एक सबूत है, एक सबूत है तो कोर्ट के द्वार खुले हुए हैं। आप जांच एजेंसियों के सामने जाकर सब कुछ रख दीजिए। किशोर जी, थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा। कांग्रेस के पास मैं पहले जा रही हूं क्योंकि आज नेशनल हेराल्ड का भी मामला है। ये बात सही है, संजय राउत पर भी इस वक्त ईडी की तलवार है। लेकिन सापरा साहब, अगर ईमानदार है कोई व्यक्ति तो फिर ईडी अपनी कार्रवाई करेगी, मुंह की खाएगी, पाक साफ साबित होंगे। ये विक्टिम कार्ड क्यों? क्योंकि बार बार सरकार ये आरोप लगाती है कि आप लोग बस ईडी की कार्रवाई होती नहीं कि विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। देखिए मीनाक्षी जी, जिस उदारता से आपने बीजेपी के प्रवक्ता को बिना टोके 4 मिनट बोलने दिया, वही उदारता आप मुझ पर भी दिखाएंगी, ये मैं अपेक्षा करता हूं। 4 मिनट सर, जिस तरह से उन्होंने खुद ही ये बात छेड़ी 2G का घोटाला नहीं, 4 मिनट बोले हैं वो, मैंने देखा है। प्लीज आप अभी तो 10 सेकंड में मुझे टोक रही हैं, सुनिए ना। हाँ देखिए, उन्होंने जिस तरह से शुरुआत की है, 2G का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कोयला घोटाले का जिक्र उन्होंने किया। अब ये दोनों घोटाले के अंदर निकला क्या? इन्होंने 1,76,000 करोड़ का मामला बनाया था। कांग्रेस पार्टी की इमेज जो है उसको धूमिल किया इन्होंने। हमारा चरित्र हनन किया गया, हम चुनाव हारे, लेकिन निकला क्या? खोदा पहाड़ निकली चुईया। ये भारतीय जनता पार्टी का मोडस ऑपरेंडाई है। ठीक उसी लाइन पर ये चल रहे हैं कि विपक्ष को एक एक करके इसी तरह से उनकी इमेज को धूमिल किया जाए, चरित्र हनन किया जाए और इनके राजनीतिक मंसूबे जो हैं वो हल करते ये निकलते जाए। शाह और तानाशाह की ईडी शाही जो है, इसका प्रमाण हम रोज देख रहे हैं। ये किस तरह से चल रहा है पता है मीनाक्षी जी? जैसे वो टीवी रियलिटी शो आता है बिग बॉस, कि बिग बॉस को खुश करने के लिए सभी लोग, सभी एजेंसियां अपना अपना काम करती हैं, तो यहां भी ऐसे ही हो रहा है। बिग बॉस को खुश करने के लिए ईडी जो है वो लगातार 8 वर्षों से विपक्ष को ही टारगेट करती जा रही है। फिर वो चाहे कांग्रेस हो, टीएमसी हो, आम आदमी पार्टी हो या तमाम सारी और भी पार्टियां, टीआरएस हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो। यानी 8 वर्षों के अंदर इनको एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता ऐसा नहीं मिला कि जिसने कोई करप्शन की हो। और जो कांग्रेस पार्टी में जैसे हेमंता बिस्वा है, वो अगर वहां चले जाते हैं, बीजेपी में चले जाते हैं तो वो सदाचारी हो जाते हैं। वो अगर कांग्रेस में थे तो पानी चोर थे। सुवेंदु अधिकारी अगर वो टीएमसी में थे तो उन्हें भाग सुवेंदु भाग कहा गया। वो बीजेपी में चले गए तो वो सदाचारी हो गए। नारायण राणे उनको ईडी के नोटिस रोज किरीट सोमैया भेजते थे, लेकिन वो नारायण राणे केंद्र में आज मंत्री बन गए। यानी भारतीय जनता पार्टी ने ये जो वॉशिंग मशीन लगाई है और जिस कमल डिटर्जेंट से ये हर भ्रष्टाचारी नेता को धो करके अपनी पार्टी में ले लेते हैं, इसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी के पास में नहीं है। इसीलिए विपक्ष जो है वो आज प्रदर्शन कर रहा है, विपक्ष जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है कि ये आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। आपकी तानाशाही के विरुद्ध हम पुरजोर तरीके से खड़े रहेंगे, ना डरेंगे ना हटेंगे। हम लोकतंत्र की रक्षा करते रहे हैं। ये नेशनल हेराल्ड जो है ये लोकतंत्र की रक्षा करता रहा है। आजादी से पहले अंग्रेज इसके खिलाफ थे। आज भारतीय जनता पार्टी ठीक उसी तरह से इसको बंद करना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। षड्यंत्र है। अजय आलोक जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, जब 2015 में आपने इस केस को बंद कर दिया, फिर आपने अपने चाटुकार अफसरों को लाकर के इस केस को खुलवाया है, तो देश को यह पता चलना चाहिए कि जो ईडी 10 साल में एफआईआर नहीं कर सकती है, वो मात्र कांग्रेस पार्टी की इमेज को धूमिल करने का प्रयास कर रही है। ठीक है अजय जी, अगर आप तक मेरी आवाज सब पहुंचने लगी हो तो ये क्या जो आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, सरकार पर, कि बिग बॉस को खुश करने के लिए ईडी ये काम कर रही है। पहले वो विरोधी दलों के नेताओं को टारगेट करती है, उनका चरित्र हनन करती है और फिर अपने राजनीतिक मंसूबों को पूरा करती है। कहीं पर सरकार बना लेती है, कहीं सरकार गिरा लेती है, तो कहीं चुनाव जीत जाती है। देखिए मीनाक्षी जी, इस देश के लोग बेवकूफ़ नहीं है, पहली बात। अभी रविचरण सिंह जी ने कहा कि सुन हेमंत विश्वा शर्मा का उदाहरण दिया, शुभेंदु अधिकारी का उदाहरण दिया, और भी उदाहरण दे रहे थे, नारायण राणे का। ये लोग बीजेपी में चले गए तो इनके खिलाफ जांच बंद हो गई। बीजेपी में रहते तो ईडी का सम्मान मिलता है इनको। तो ये कहीं ना कहीं तो ये
स्वीकार कर रहे हैं ना कि ये लोग या अभी जितने रेड्स पड़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं दोष साबित होता है। ईडी रेड मार रही है, ईडी एक संवैधानिक संस्था है और ईडी रेड कर रही है, पैसे पकड़े जा रहे हैं। भाई साहब बता दीजिए पैसे कहाँ से आए, उसका जवाब नहीं होता है। अब संजय राउत जी के पास 8-8 प्लॉट है अलीबाग में, कहाँ से लिया कैसे लिया उसका कोई जवाब नहीं है। दादर में फ्लैट है, कहाँ से लिया कैसे लिया कोई जवाब नहीं है। पत्नी के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं कोई जवाब नहीं है। पार्थो चटर्जी के यहाँ से 50-50 करोड़ कैश मिल रहा है, वो कह रही है पैसे पार्थो जी के हैं, अर्पिता कह रही है पार्थो कह रहे हैं पैसे मेरे नहीं हैं। तो कौन आके पैसे रख गया भाई? मुझे भी कोई ऐसे पैसे आके घर में रख दे, आपके घर में भी रख दे तो आपको भी अच्छा लगेगा। ऐसा सब कोइंसिडेंस इन्हीं के यहाँ हो रहा है। सत्येंद्र जैन जाते हैं कोर्ट में, उनकी याददाश्त चली जाती है, कहते हैं कि कोरोना के कारण याद नहीं आ रहा है, अभी जेल में है और सारे साक्ष्य उनके खिलाफ मिल रहे हैं। और उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी को ब्लेम करिएगा क्योंकि वो पावर में है। काम कृत्य आपके ऐसे है ना, कृत्य ऐसे किए हुए हैं कि आप फंस रहे हैं। अगर आप नहीं फंसते तो ईडी की जांच है तो है, आप बिल्कुल बेदाग होकर निकलेंगे। नेशनल हेराल्ड केस में आप सुप्रीम कोर्ट तक गए, कोर्ट ने आपकी बात नहीं मानी। दैट मीन्स कि प्राइमा फेशिया केस में दम था। आपने क्यों ट्रांसफर करवाया प्रॉपर्टी एजेएल बना के? किसने कहा था आपको? सोनिया गांधी राहुल गांधी को क्या लालच है, क्यों चाहते हैं प्रॉपर्टी नेशनल हेराल्ड की? अगर वो स्वतंत्रता सेनानियों की है, 5000 स्वतंत्रता सेनानी मिलकर नेशनल हेराल्ड बना था। आज गिनती के 2 ही स्वतंत्रता सेनानी बच गए नेशनल हेराल्ड में, राहुल गांधी या सोनिया गांधी। तो अब देश को बेवकूफ मत समझिए, लोग समझ रहे हैं। दिक्कत यह है कि 8 साल से एक ऐसी सरकार है जिसने पहले ही दिन कसम खाई थी कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वही हो रहा है। अब जितना खाया हुआ वो निकलवा रहे हैं तो आपको दर्द हो रहा है। नहीं, ये बात तो दर्द हो रहा है ठीक तो आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। है। ये तानाशाह सरकार है। बिल्कुल सही कह रहे हैं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। मुझे बताएं कि क्या क्या गलत कह रहे हैं पुरोहित जी, ये बताएं ना। अजय आलोक जो कह रहे हैं कि अब पैसा निकल रहा है तो मतलब किसी का तो पैसा है। अब वो पार्थो का है, अर्पिता का है, अर्पिता का है, पार्थो का है। भाई पार्टी ने तो कार्रवाई की, मतलब करप्शन तो हो रहा है। देखिए ममता बनर्जी पूरे देश के अंदर में एक ऐसी नेत्री है जिन्होंने पार्टी में जिस दिन पार्थो चटर्जी के घर से, उसकी फ्रेंड के घर से, अर्पिता मुखर्जी के घर से पैसे पकड़े गए, उसी दिन कह दिया था कि भाई हमें इस भ्रष्टाचार के अंदर में कोई भी व्यक्ति अगर जुड़ा हुआ है तो हमारे साथ नहीं है। मैं उनके साथ और मेरी पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी है। नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार हो रहा था, उनकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो कैसे गया? क्या ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं है पुरोहित जी? नहीं, भ्ष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा ये तो जांच का विषय है ना। बात है पैसे पकड़ गए, अभी मुद्दा क्या है? सर सुनिए ना, सर सुनिए, क्या आपके घर के किसी कोने में इतना करोड़ रुपया पड़ा है? नहीं ना? किसके घर? या किशोर तिवारी जी के घर के कोने में इतना करोड़ रुपया पड़ा हुआ है? नहीं पड़ा हुआ। आप लोग डंके की चोट पे आज यहाँ मुकाबला डिबेट में बैठे हुए हैं ना सर। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि नाक के नीचे भ्रष्टाचार तो हुआ है, इतना कैश मिल जाना ये भ्रष्टाचार का पैसा नहीं तो किसका? पूछ रहा हूं। लोग देखिए, डिजिटल इंडिया की बात करने वाले मोदी जी जिन्होंने कहा था नोटबंदी के बाद देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, पहले 1000 रुपए की घूस दी जाती थी, अभी 2000 के नोटों में दी जाती है। क्या हिंदुस्तान भ्रष्टाचार के अंदर में सबसे 1 नंबर पे चला गया है? इसकी जिम्मेदारी सरकार की है कि नहीं है? खाली भ्रष्टाचार पार्थो चटर्जी भ्रष्टाचारी है। पार्थो चटर्जी सुनिए, पार्थो चटर्जी अगर भ्रष्टाचार है उसको जेल में डालिए, उम्र कैद की सजा दीजिए, हम मना नहीं करते हैं, उसके लिए कानून है, कानून की व्यवस्था के साथ में सारा काम होगा। इंपॉर्टेंट पार्थो चटर्जी नहीं है। नहीं तो फिर पॉलिटिकल वेंडेटा कैसे है? सुवेंदु अधिकारी जब टीवी के चैनल पे पैसे लेते हुए पकड़े जाते हैं, सीबीआई उनको छोड़ देती है, ये दोहरे मापदंड की बात नहीं सर, ये इस पर तो बीजेपी जवाब देगी, लेकिन सर आप ये बताएं ये पॉलिटिकल वेंडेटा कैसे होता है कि ईडी पैसा बरामद भी कर ले और फिर ये कहे कि विपक्षी दलों को निशाना बनाया जा रहा है? इस पर जवाब। पार्टी की सरकार है, सुनिए 19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बुंदेलखंड में अभी 14,000 करोड़ रुपए का एक हाईवे बना है और 7 दिन प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करते हैं और कुछ ही घंटों बाद में वो 2 किलोमीटर तक टूट जाता है। इसकी जांच नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल होनी चाहिए। मिला हुआ है तो कौन करेगा? जहां पे बीजेपी की सरकार है आप लोग उठाइए कि मुद्दे उठाइए, वो मुद्दे नहीं। अच्छा, जहां से नोट मिल रहे हैं वो मुद्दा ना उठाएं सर, मैं तो आपसे कह रही हूँ। नहीं, देखिए वो तो जेल में है जो व्यक्ति के हाथ। सुनिए, ये वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं है, ये सत्ता को हथियाने की पॉलिटिक्स है। सत्ता हथियाने की राजनीति, सत्ता हथियाने की राजनीति कर रही है पूरे देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी। जहां पे उनके लोग, देखिए बंगाल की नेत्री ममता बनर्जी का मेरुदंड इतना मजबूत है कि अगर वो बंगाल के अंदर में खड़ी है, किसी भी देश के अंदर नहीं, इस बात के लिए तो दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने तुरंत पार्थो चटर्जी पर कार्रवाई की। किशोर जी, आपकी पार्टी क्यों नहीं कार्रवाई कर पा रही है?
आप कार्रवाई एक बार कर दीजिए, जांच में अगर पाक साफ साबित हुए संजय राउत जी तो कोई बात नहीं, आपकी पार्टी में फिर वेलकम करिएगा। हाँ, मैं मुझे अवकाश के बाद बोलनी थी, लेकिन आवाज ठीक नहीं आ पा रही है, पीसीआर से थोड़ा ठीक करवाएं। किशोर जी अपनी बात एक बार फिर बोले। बोले आप बोले। आवाज सुने नहीं आ रही? हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब बेटर है, बोले। हाँ, ये देखो मैं जो बोल रहा हूँ कि ये बीजेपी जो है वो जैसा चरण सिंह छापरा ने बोला कि एक वॉशिंग मशीन है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मैं स्वयं प्रकाश पुरोहित के इस बात को कि ईडी के मार्फत सत्ता अपना हथियाई जा रही है, इस बात को मैं पुरजोर तरीके से समर्थन करता हूं, क्योंकि सुनील राउत जहां से विधायक है संजय राउत के भाई, उससे सटा हुआ जो मतदार संघ है उसके अंदर प्रताप सरनाइक वहां से विधायक है और प्रताप सरनाइक पर 5,000 करोड़ का मुकदमा चल रहा है ईडी का, लेकिन उसको आज तक हाथ नहीं लगाया गया। मैं अभी बता रहा हूं, जैसे ही वो एकनाथ शिंदे कैंप में चले गए उनको अभय दिया गया। अब मैं बता रहा हूं कि के शर्मा जी, आप ये बताइए कि जैसे चरण सिंह ने पूछा कि नारायण राणे इतने पास साफ क्यों हो गए, देखो नारायण राणे के खिलाफ अभी भी जिंदे प्रूफ है और संजय राउत को पद से हटाया नहीं गया, ये जो आप बोल रहे हैं ना, तो संजय राउत का आपने एक ईडी प्रवक्ता का पहले सुनाया कि 100 करोड़ प्रवीण राउत ने लिए और उसकी एक बड़ी राशि संजय राउत को मिली और बड़ी राशि आप अपने स्क्रीन पे बता रहे हो, जो प्रवीण राउत की पत्नी संजय राउत को के पत्नी को एक अनसिक्योर्ड लोन के रूप में देती है और वो जो उसको लौटाती है। मुझे एक बताइए, जो प्लॉट बताए जा रहे हैं उसकी कीमत तो बताओ। अरे ये सब मिलाकर तुम उनको फंसा रहे हो और पूरी शिवसेना उनके साथ है। और मैं अभी बता रहा हूँ कि ये तो आप कह रहे हैं आपकी पार्टी के वो नेता है, आप तो क्लीन चिट देंगे। मैं एक मिनट के शर्मा जी आपके पास आऊं, उससे पहले एक छोटी सी टिप्पणी इस पर वरुण जी की ले लेती हूँ। वरुण जी, ये देखिए, ये बात तो सही है, नारायण राणे, शुवेंदु अधिकारी और न जाने कितने नाम और 3 विपक्षी दलों के नेताओं ने गिना दिए कि उन्हें तो अभयदान, और बाकी संजय राउत, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जितने विपक्षी दल हैं, दिल्ली की बात कर ले, पश्चिम बंगाल की बात कर ले, सब पर ईडी की तलवार लटक रही है। देखिए, ईडी, आईटी और सीबीआई ये स्वतंत्र एजेंसियां हैं और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कहते हैं खुद संजय राउत ने कहा था जब 2018-19 में उनसे पूछा गया था, राज ठाकरे को जब ईडी ने नोटिस भेजी थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नवंबर 2020 में ईडी ने बीजेपी के नेता सूरत से हैं जो उनको अरेस्ट किया है। 2021 अक्टूबर में कर्नाटका से येदुरप्पा जी के करीबी बीआर उमेश, उनको अरेस्ट किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी के नेताओं के ऊपर ईडी, आईटी, सीबीआई रेड नहीं डाल रही है। अभी हमने देखा कि किस तरीके से एक और नेता है बीजेपी के, उनको भी पकड़ा गया हाल ही में, जो अलेजेड प्रोस्टिट्यूशन केस में है। तो एक्शन हो रहा है। ये कहना कि बीजेपी के नेताओं को छोड़ दिया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेरे पास ये सारे न्यूज़पेपर कटिंग्स भी हैं, न्यूज़पेपर में न्यूज़ भी आ चुकी है, आपके चैनल में भी दिखाया जा चुका है कि किस तरीके से बीजेपी के नेताओं के ऊपर अरेस्ट पहले हो चुका है। और संजय राउत ने खुद कहा था कि ईडी बिल्कुल स्वतंत्र एजेंसी है। जब राज ठाकरे को लेटर भेजती है, ईडी समन करती है, और उनका ये वाक्य था कि भैया जब किसी ने कुछ गलत किया नहीं है तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। तो आज पता नहीं किशोर जी हैं, किशोर जी मेरे पुराने मित्र हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ थे, अब वो शिवसेना की तरफ आ चुके हैं, और चरण सिंह सप्रा जी ने उनको करेक्ट नहीं किया। मुझे अफसोस है कि संजय राउत के भाई विक्रोली से हैं, बीच में चरण सिंह सप्रा जी का घर आता है, उसके बाद बहुत दूर
कहीं जाके प्रताप सरनाइक का आता है। सर फैक्चुअली करेक्ट हो जाते हैं हम थोड़ा। आज भी कोई केस न यामिनी जाधव के खिलाफ जो शिवसेना के हैं न वापस लिया गया है, न यशवंत जाधव के खिलाफ जो केसेस है वापस लिए गए हैं, और ना ही प्रताप सरनाइक के खिलाफ जो केसेस हैं वो वापस लिए गए हैं। संजय राउत के ऊपर जो सिरे से जो इल्जाम है वो बहुत क्लियर इल्जाम है कि उन्होंने 672 जो आम इंसान, खास करके महाराष्ट्र जो हैं, गोरेगांव में रहते हैं, पत्राचाल में, उनके घरों को, उनके घरों को ईडी के वकील आ गए, घर में। किशोर जी वो तो फैक्ट काउंट कर रहे हैं, वो तो फैक्ट काउंट करा रहे हैं। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? वो तो फैक्ट बता रहे हैं, वो ईडी के वकील लग रहे हैं आपको। वरुण जी बात पूरी कर लें। नहीं, यहाँ तो मैं किशोर जी ये कह रहा हूं, किशोर जी चार लोग तो वकील है। आप विधवाओं के लिए लड़ते हो विदर्भ में, यहां पर आप जाइए। कल मेरी बात हो रही थी, पत्राचाल में कई ऐसे रेसिडेंट्स हैं जिनके बाप दादा मर गए ये उम्मीद करते करते कि उनको घर मिलेगा, पर आज तक उनको घर नहीं मिला है। और एक शुक्रिया अदा कीजिए किशोर जी, मैं आपको कहता हूं, आपको एक पॉइंट देता हूं, क्या शिवसेना का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वरुण तुम सब जानते हो, वरुण तुम फैक्ट जानते हो। शिवसेना का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ये पत्राचाल स्कैम बाहर आया। रविंद्र वायकर शिवसेना के मंत्री थे देवेंद्र फडणवीस गवर्नमेंट में 2016 में, जब वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हाउसिंग थे, तो उन्होंने एक सदस्यीय हाउसिंग सेक्रेटरी की जांच कमेटी बिठाई जिन्होंने ये रिपोर्ट निकाला कि पत्राचाल में स्कैम हुआ है। ये आपके मंत्री आज भी शिवसेना के साथ है, इन्होंने निकाला था, जिसके वजह से आज ये बिल्डर पॉलिटिकल और महाराणा एक्सेस निकला है। मुझे जवाब किशोर जी, किशोर जी का जवाब ले लेते हैं। किशोर जी, मैं आ रही हूँ के शर्मा जी, लेकिन किशोर जी का जवाब इस पर आना चाहिए। हाँ, मीनाक्षी जी धन्यवाद, आपने हमारी आवाज दबाई नहीं, इसलिए मैं अभी बताता हूँ। वरुण जी पत्राचाल के लिए हम भी बहुत लड़े हैं। मैं अभी बता रहा हूँ, पत्राचाल में क्या संजय राउत ने 1000 करोड़ ले लिए? संजय राउत पर कल ईडी ने कहा कि 1 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ, जिसमें से 90% पैसा लौट के आया। अब मुझे बताइए, एक पत्रकार को इस तरीके से पार्टी का प्रवक्ता बनने की कीमत चुकाई जाती है, तो ये गलत है ना। बंगला नहीं है मेरा मुंबई में, 18 साल से पत्रकार हूं, भांडुप जैसे इलाके में, जहां संजय राउत जी का घर आपने देखा होगा, उतना बड़ा घर पत्रकार तो यहां नहीं ले सकता। ये टीवी चैनल के भी बहुत सारे पत्रकार हैं किशोर जी, 18 साल से पत्रकार हूं। पत्रकार का हवाला मैंने इसलिए पुरोहित जी से पूछा था कि ना आपके कमरे के किसी कोने में करोड़ों मिलेंगे, ना तिवारी जी के कमरे के किसी कोने में करोड़ों मिलेंगे, तो इसलिए ईडी को जांच करने दे। तकलीफ क्या है? तकलीफ मैं बता रही हूँ ना के शर्मा जी, ये है कि ये जितनी कार्रवाई है ये विपक्ष के नेताओं पर एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से होती जा रही है। केवल विपक्ष की, और 55। ठीक है, शर्मा जी की आवाज आई, मुद्दा विपक्ष के लिए ही है। मैं बीजेपी का नेता बता दो ना। इस देश में 125 करोड़ लोग हैं, जो चोर होगा वही तो पकड़ा जाएगा ना। कि आप सबको एक लाइन से कहेंगे कि ये यदि एक चोर है तो दूसरा भी चोर है, तीसरा भी चोर है। अब एक मिनट बीच में मैं अपनी बात कह दूं। अभी आपने बोला था, मैं बता दूं, मीनाक्षी जी आ जाते हैं उनको नहीं देते हैं। नारायण राणे बाहर में आज मंत्री बना दिया आपने, उनको जेल में क्यों नहीं डाला? अगर शुभेंदु अधिकारी उनको प्रतिपक्ष का नेता बना दिया, वो चोर है तो जेल में डालिए। ठीक है, के शर्मा जी जवाब दें। वरुण जी एक मिनट शांत हो जाएं। पुरोहित जी, यही सवाल आपके भी है, यही सवाल सापरा जी के भी, और यही सवाल तिवारी जी के भी है। पार्टी में चोरों मैं तभी कह रही हूँ सर, आपने सवाल पूछा है तो अब सत्ता पक्ष को जवाब देने दें। शर्मा जी। ठीक है, मीनाक्षी जी ये कह रहे हैं कि आपने शुभेंदु अधिकारी को जेल में क्यों नहीं डाला? आप प्रदेश में सरकार में है ना, आपके पास भी तो जांच एजेंसियां हैं, एक नहीं कई जांच एजेंसियां हैं, आप क्यों नहीं बंद कर देते? आप जो है 2 साल से अपने हाथ में दही जमा के बैठी हुई हूँ, आप क्यों बचा रहे हैं? आप कर रही थी ना। अरे सीबीआई में आप अलग जांच खड़ा कर सकते हैं ना। सरकार करेगी, मेरा बंद कीजिए मीनाक्षी जी। पुरोहित जी बात तो सुन ले, पुरोहित जी बात तो सुन ले। अरे पुलिस का तंत्र भी तो आपके हाथ में है, कानूनी कार्रवाई करवा ले। और अगर आपके पास
सबूत हैं तो आप कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएं। शर्मा जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं यही कह रहा हूँ, एक मिनट सुन लीजिए, इनको बंद कराइए ना। नहीं इनको बंद कराइए, तब मैं बोलूंगा ना। आप बोले, आप बोले, दर्शक सुन रहे हैं सर, बोले। मैं इसलिए कह रहा हूं, रही बात नारायण राणे की, नारायण जी पर उस समय था, जांच भी हुई, आज भी किसी का केस वापस नहीं हुआ है मीनाक्षी जी। सब पर जैसे केस चल रहे हैं वैसे ही चल रहे हैं। चिदम्बरम भी 6 महीने जेल में रह के आए, आज भी उनके ऊपर केस वापस नहीं हुआ, चिदम्बरम जी पर चल रहा है। ऐसे ही सब लोग जिनके ऊपर छापे पड़े, जो लोग पकड़े गए उस समय, नारायण राणे का केस पुराना केस है, वो भी चल रहा है, वो भी नहीं बचा। 2.5 साल शिवसेना वहां बैठी रही, 2.5 साल शिवसेना सत्ता में बैठी रही, आपने क्यों नहीं किया? अभी जो कांग्रेस के मेरे मित्र कह रहे हैं, मैं कहता हूं एक मिनट करेगी क्या? अरे भाई सुन लीजिए ना, एक मिनट सुन लीजिए, काम है ना, 1 मिनट सुन लीजिए भैया, 1 मिनट सुन लीजिए, फिर इसके बाद बोलिए कि इतने उताले क्यों? आप आए दिन हमारी छत्तीसगढ़ में, सुन लीजिए, समय मिलने के बाद भी नहीं सुन लीजिए, आपको तकलीफ इसलिए क्योंकि आपको सही जवाब नहीं मिल पाए। मीनाक्षी जी ऐसे नहीं बोल पाए, एक एक करके बोले ना। देखिए अब आप सभी लोग इतने वरिष्ठ हैं और फिर मुझे हर बार ये टोकना पड़े कि अपनी बारी आने पर बोले, अच्छा नहीं लगता। अब सुनिए, मैं ये कहता हूं, जब राजस्थान में हमारी सरकार थी वसुंधरा जी की, आप आए दिन आरोप लगाते थे हमारे ऊपर, छत्तीसगढ़ में आए दिन लगाते थे, 4 साल से आपकी सरकार वहां पर है, एक केस आपने किसी पर फाइल किया? एक केस आपको मिला वहां पर? एक केस आपने रमन सिंह का केस लगाया है? 1000 करोड़ रुपए का आपने कहां लगाया और कहां जांच कर पाया? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज आपके पास कुछ नहीं है। शर्मा जी ऐसा तो नहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले की सरकारें कम विंडिक्टिव थी, उन्होंने बदला नहीं लिया, वो इंतजार करिए कि कब सत्ता में आए तो बदला पूरा करें। मीनाक्षी जी ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। मैं समझ हूं, मैंने तो एक बस हल्की सी बात एक रख दिया। अच्छा अजय आलोक जी, मीनाक्षी जी मैं अपनी बात पूरी करूं, आज इनकी समस्या ये है, आज इनकी समस्या ये है कि इनके घरों से नोट की गड्डियां निकल रही हैं। ये बहुत ईमानदार ममता बनर्जी को बता रहे हैं। मैं पूछता हूं, पार्थ चटर्जी सबसे वरिष्ठ इनके महामंत्री, 3 बार वो मिनिस्टर रहे हुए, आपके नाक के नीचे जो है वहां पर शिक्षा भर्ती घोटाला होता है और ममता बनर्जी के संरक्षण में होता है, और ममता बनर्जी जांच नहीं होने देती है। ठीक, जब नोट पकड़े जाते हैं तब ममता बनर्जी जांच की बात कर रही है। इसके पहले क्या वो शिक्षा मंत्री, आज तो उद्योग मंत्री है। ये तो पुराना केस 14-15 का उनका केस चल रहा है। ठीक है, चरण सिंह जी देखिए, डुअल स्टैंडर्ड की बात आती है बार बार। ठीक है, केवल चरण सिंह सापरा जी की आवाज आए। सापरा जी देखिए, डुअल स्टैंडर्ड की बात कहां आती है? जब कांग्रेस के ऊपर कार्रवाई होती है तो कांग्रेस नाराज होती है, जब कांग्रेस के साथ ही शिवसेना पर कार्रवाई होती है तब कांग्रेस नाराज होती है। लेकिन वहीं अगर ईडी कार्रवाई करती है आम आदमी पार्टी के नेता, तो आम आदमी के पार्टी के नेता पर, तब कांग्रेस से कहते हैं ईडी बिल्कुल ठीक कार्रवाई कर रही है। तो ये तो दोहरा मापदंड आपका भी है ना? देखिए मीनाक्षी जी, हैरत की बात है कि आप इसको दोहरा मापदंड पकड़ते हैं, लेकिन आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि यह दोहरा मापदंड की थ्योरी उचित नहीं है। हर केस अलग है, उसका परिप्रेक्ष्य अलग है, उसके जो ईडी को कुछ सब्सटेंस मिल रहा है वो सारा चीज अलग है। तो आप किसी 2 केस को कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस तरह से ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे थे, इनको याद दिलाना जरूरी है। ये भूल गए कि बंगारू लक्ष्मण जब इनके अध्यक्ष थे तब किस तरह से, क्या नहीं, मैं बीच में नहीं बोला था, के शर्मा जी आप भी चिल्ला रहे थे बीच में, इसलिए तो बंगारू लक्ष्मण आपको याद दिलाना बहुत जरूरी है, जिनके पास कैश मिला था। नहीं चांद, मैं मीनाक्षी जी का उत्तर दे रहा था। मीनाक्षी जी इस तरह से डिबेट चलेगी तो फिर ये पूरी डिबेट खराब होगी। मुझे संरक्षण दिया जाए। शांत रहो, विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास मत करो। मेरी बात पूरी होने दीजिए। मेरी बात करने का अधिकार अगर मुझको नहीं है तो क्या फायदा डिबेट पर बुलाने का? इस तरह से मीनाक्षी जी विपक्ष की आवाज को दबाइए मत। अरे सापरा जी, ये देखिए इस तरीके के आरोप मुझे विपक्ष से बार बार नहीं सुनने। बंगारू लक्ष्मण, किशोर जी की आवाज भी पूरी आई, पुरोहित जी को जो बोलना था उन्होंने बोला, सापरा जी आपको भी जो बोलना है वो बोलेंगे। हर बार आप लोग एंकर पर नहीं आ जाएंगे। आप इनका फेडर डाउन करने की हिम्मत रखती हैं? नहीं, मैं किसी का फेडर डाउन नहीं करूंगी, सबकी बात आएगी पूरी। मुझे बोलने का और मुझे नहीं बताएंगे कि किसका फेडर डाउन करना है, किसका नहीं करना है। मुझे बोलने का अधिकार है कि नहीं? मुझे बोलने का अधिकार है? बिल्कुल है, आप बोलिए ना अपनी बात।
मेरे अधिकार को आप रोकेंगे? अधिकार क्या बचा है? या मेरे अधिकार को के शर्मा इस तरह से रोकेंगे क्या? अरे भ्रष्टाचारियों मेरा अधिकार है कि मैं बोलूं बंगारू लक्ष्मण का। मेरा अधिकार है कि मैं बताऊं कि येडियुरप्पा जेल में थे। मेरा अधिकार ये है कि रेड्डी ब्रदर्स के घोटाले थे बीजेपी के। मेरा अधिकार ये भी है कि आपके मेघालय के नेता ने, आपका उपाध्यक्ष है बर्नार्ड मराक, जो प्रोस्टिट्यूशन रैकेट में पकड़ा गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। पीयूष जैन, जिसके ऊपर 275 करोड़ रुपए कानपुर में ईडी ने पकड़े थे, उसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बेल दिलाई है। वो ईडी ने बेल देकर के क्यों छोड़ा है? इसका उत्तर आपको देना पड़ेगा। ये भी उत्तर दीजिए कि अडानी अगर 8 महीने में विश्व का चौथे नंबर का उद्योगपति बनता है तो ईडी की नजर उस पर नहीं जाती, अंबानी पर नजर नहीं जाती, नीरव मोदी पर, मेहुल चोकसी पर ईडी की नजर नहीं जाती है। ये तमाम सारे लोग जिनका 13 लाख करोड़ रुपया आपने माफ किया है, वो तमाम सारे बीजेपी उद्योगपति हैं। अजय आलोक जी, विपक्ष के इतनी देर के पूरे बयानों को आपने सुना, चाहे वो पुरोहित जी हो, चाहे किशोर तिवारी हो या चरण सिंह सापरा हो, मुद्दा इनके पास एक ये है कि बड़े ही सिलेक्टिव तरीके से ईडी कार्रवाई कर रही है, बहुत सिलेक्टिव है ये। देखिए मीनाक्षी जी, बात सिलेक्टिव होने की नहीं है। अभी मैं चरण सिंह सापड़ा जी से एक सवाल पूछता हूं, उसका जवाब दे दें और आपके दर्शक भी समझ जाएंगे कि बस सिलेक्टिविटी है या भक्ति है। चरण जी ये बताइए, बंगारू लक्ष्मण कैमरे पे घूस लेते हुए पकड़े गए, बीजेपी ने अध्यक्ष पद से हटा दिया, पार्टी से हटा दिया, उनको जेल भी हुई। कल को राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर आरोप सिद्ध हो जाएंगे, उनको सजा हो जाएगी, तो पार्टी से हटा देंगे आप लोग? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। यही बात मैं किशोर जी से पूछता हूं, कल संजय राउत जी पे आरोप सिद्ध हो जाएंगे तो पार्टी से हटा देंगे, तो चाचा सजा हो जाएगी? आप इस तरह की अटकलें अगर लगाएंगे, अरे मैं तो सवाल सिंपल सा पूछ रहा हूँ। देख लिया मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी आपके दर्शकों ने देख लिया होगा, कानून जो है ये इसीलिए लड़ाई हो रही है, ये इसीलिए लड़ाई हो रही है कि सत्ता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम जो चाहे करेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। हमें रोकेगा तो हम उसके लिए आंदोलन करेंगे। लेकिन सापरा जी क्या गलत बोला, क्या गलत पूछा? अच्छा अजय आलोक जी ने, सापरा जी सुनिए ना मेरी बात, उन्होंने क्या कहा मैं वो चरण सिंह सापरा जी, आज पुरोहित जी डंके की चोट पर ये तो कह पा रहे हैं, सुनिए ना चरण जी, आज पुरोहित जी डंके की चोट पर ये तो कह पा रहे हैं कि जो भ्रष्टाचारी होने का जिस पर शक था, जिस पर जांच चल रही थी, उसे ममता बनर्जी ने पार्टी से बाहर निकाल दिया। यही सवाल तो पूछा अजय आलोक जी ने। जरा मैं बात बोलूं? सापरा जी नहीं, तो मैं वही कह रहा हूं ना, जब तय होगा तब देखा जाएगा ना। चाची को मूछें होती तो चाचा कहलाती, आज तो ये अटकलें लगा रहे हैं। गांधी परिवार के चाटुकार, ये गांधी परिवार की चाटुकार मत नहीं है। आप ये बताओ, मुझे अच्छा लगता अगर अजय आलोक ये पूछते, बर्नार्ड मराक मेघालय में रैकेट चलाता है, देह व्यापार कर रहा है, उसके ऊपर बीजेपी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? अडानी की पोर्ट पर आए दिन ड्रग की तस्करी होती है, उसकी जांच क्यों नहीं होती है? नहीं तो ये ड्रग अगर पकड़ी नहीं जाती तो आपको पता चलता सापरा जी? आपके पोर्ट के ऊपर हमेशा चलिए वरुण जी लगता है दुखती रग पर हाथ रख दिया गया है, लेकिन अगर ये ड्रग्स पकड़ी नहीं जाती तो क्या ये खबर आप लोग भी इस वक्त यहाँ चर्चा में लेकर आते? कानूनी कार्रवाई हुई है तभी तो हम चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, और इतना ही अडानी नापसंद है सपरा जी, तो राजस्थान में क्यों प्रोजेक्ट देते हो अडानी को? अकाउंटेबिलिटी का वहां राजस्थान में कैसे आपके लिए अच्छा हो जाता है? और जो चीज ये बिल्कुल सही आपने कहा, अडानी को पूछा नहीं के ऊपर केस हुआ तो उनको तो बीजेपी ने निकाल दिया पार्टी से। आप बताइए, इतने दिनों से नवाब मलिक जेल में थे, आप सरकार में थे, आपने कितने बार कहा नवाब मलिक को निकाला जाए? आपने कितने बार कहा अनिल देशमुख को निकाला जाए? नहीं निकाला गया नवाब मलिक को लास्ट मोमेंट तक। देखिए सपरा जी, आपके हाथ में जब सत्ता आई महाराष्ट्र में तो आपने केतकी चितले को 48 दिन तक जेल में रखा। आपके हाथ में सत्ता आई तो आपने निखिल भामरे जैसे एक बच्चे को 40 दिन तक जेल में रखा क्योंकि उसने एक पोस्ट कर दिया। आज भी साद अंसारी जेल में है जो MBA के वक्त जेल में गया था एक पोस्ट के लिए। केतकी चितले 48 दिन तक जेल में थी। तो ये मत कीजिए, कहिए कि आप लोगों ने जब आपके हाथ में सत्ता थी तो उसका गैर उपयोग नहीं किया है। बिल्कुल किया है, और आप लोगों ने आम इंसान को सताया है। अगर आप लोगों के पास इतने बीजेपी लीडर्स के खिलाफ ये थे तो EOW, आपने ED, आपके पास क्राइम ब्रांच है, CBI है, CID है, क्यों नहीं किया? किशोर जी जवाब दें। नहीं, देखो
मैं डॉक्टर अजय आलोक के इस बात से सहमत हूं कि सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को हटाना चाहिए। ये देश की बहुत बड़ी जरूरत है और 8 साल के बाद मोदी जी प्रयत्न कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन सरकारें गिराने के लिए एजेंसी का यूज होता है तो अजय आलोक जी यहाँ पर मुझे थोड़ा डर लगता है, क्योंकि जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी के नेता ही करे, हजारों करोड़ के करे, उनको आप केंद्र में मंत्री बना देते हो, आसाम में मुख्यमंत्री बना देते हो, महाराष्ट्र में उनको ही सीएम बनाते हो। तो ऐसे से क्या होता है कि मोदी जी की नीयत पर हमें डाउट आता है। इसलिए मैंने अजय आलोक जी आपको बोला कि जैसे वरुण सिंह ने भी बोला कि किसी पत्रकार का इतना बड़ा बंगला हो या ये जो कॉन्ट्रैक्टर और एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिशियन ये जो देश को खोखला कर रहे हैं, इसका इलाज करना है। कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं नियत पर शक है सरकार की। अजय जी, नियत पर शक है सरकार की। देखिए, स्वाभाविक है, विपक्ष को तो सरकार की नियत पे शक होना भी चाहिए, इसमें गलत क्या है भाई? सरकार विपक्ष की नियत पे कैसे भरोसा करेगी? अब विपक्ष सरकार की नियत पे कैसे भरोसा करेगा? नियत पे भरोसा ही हो जाए तो सरकार और विपक्ष होता क्यों? सरकार और विपक्ष होता क्यों? दूसरी बात, मेरा किशोर जी ये मानना है, किशोर जी मेरा ये मानना है कि अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं, सार्वजनिक पद पे हैं, तो क्या आपको इलेक्शन जीतने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है उस पर क्या लिखा रहता है कि आपको भ्रष्टाचार की छूट हो गई, आप जितने चाहे पैसे कमा लीजिए? आप मामला देखिए, एक एक करके मामला देखिए, बहुत गंभीर मामला है। बंगाल में शिक्षा विभाग के एक एग्जामिनेशन का में 1000 करोड़ गए, पात्राचाल में एक पात्राचाल में 1100 करोड़ का घोटाला आ रहा है। ऐसे ऐसे पता नहीं कितने चाल होंगे, ऐसे ऐसे पता नहीं कितनी शिक्षा होंगी, ऐसे ऐसे पता नहीं कितने विभाग होंगे। तो आप ये सोचिए कि कुल मिलाकर बड़ा दीमक हो गया। कुल मिलाकर सौभाग्य की एक बात यह है कि अगर ईडी की कार्रवाई हो रही है और मनी ट्रेल भी निकलकर सामने आ रहा है तो ईमानदार को डर होना नहीं चाहिए। और सरकार की नियत पर शक है नहीं है वो तो वैसे भी कानूनी कार्रवाई के बाद स्पष्ट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, के शर्मा जी, फाफरा जी, किशोर तिवारी जी, पुरोहित जी, अजय आलोक जी और वरुण सिंह जी, बहुत शुक्रिया मुकाबला में हमारे साथ शरीक होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।